भारत की आज़ादी के वक्त से ही जनसंख्या विस्फोट चिंता का विषय बना हुआ है। 1952 में भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ऐसे कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत दुनिया में पहला देश था। उसके बाद लगातार 7 दशकों में परिवार नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण बना रहा है। हालांकि अब इसे राष्ट्रीय आपदा की तरह पेश नहीं किया जाता जैसा कि शुरू में था। शुरुआती आशंकाएं भी गलत साबित हुई कि 1950 के दशक का खाद्य संकट इस कदर बढ़ जाएगा कि भूखमरी से मौतें होंगी और अमेरिकी कृपा पर निर्भर हो जाना पड़ेगा। हालांकि तब भारत की कुल जनसंख्या 40 करोड़ से नीचे थी। बाद में खाद्य सामग्रियों की प्रचुरता हो गई, जबकि जनसंख्या करीब 4 गुना बढ़ गई। इस बीच जनसंख्या विस्फोट के बदले जनसंख्यागत लाभांश की चर्चाएं सुर्खियों में छाने लगीं। जनसंख्यागत लाभांश कामकाजी आबादी की उत्पादकता में बढ़ोतरी के संदर्भ में आया, जिससे प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ। इस तरह जल्दी ही बढ़ती आबादी को मानव संसाधन की तरह देखा जाने लगा। मानव संसाधन का अधिक से अधिक प्रशिक्षण होने लगा तो विदेशों में उनके हुनर की मांग भी ज़्यादा हो गई। काम करने के लिए विदेश गए भारतीयों में विदेशी मुद्रा में अपनी बचत देश में भेजकर देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक बदल दिया। जो विदेश गए और वहीं बस गए, उन लोगों ने अपने मेज़बान देश के विकास में काफ़ी योगदान किया और वे दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर बन गए। हमारी जनसंख्या अब हमारा सॉफ्ट पावर बन गई है। हालांकि भारत में औपचारिक हुनरमंद कामगारों का अनुपात बेहद कम यानी कुल कार्यबल में महज 4.69% है। इसके मुकाबले यह अनुपात चीन में 24%, अमेरिका में 52%, ब्रिटेन में 68%, जर्मनी में 75%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% है। जरा सोचिए, अगर 5% हुनरमंद कार्यबल ने हमें इतने नाटकीय ढंग से बदल दिया, तो हम अगर बाकी 95% या उसके एक छोटे हिस्से के युवा बल के हुनर और गुणवत्ता में सुधार ला पाए तो हमारी ताकत क्या होगी। हम चीन से भी सबक सीख सकते हैं, जो अपने करोड़ों युवाओं को उत्पादक बल में बदलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काबिज हो गया है। गलत अफसाने को बदलना। देश में एक और अफसाने को बदलने की दरकार है। वह अफसाना यह है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, जो आज भी प्रचलन में है। दक्षिणपंथी हिंदू दुष्प्रचार से इस मिथक को खाद पानी मिल रहा है। ऐसे तत्व हिंदुओं में बेचैनी पैदा कर रहे हैं कि वे जल्दी ही मुसलमानों से जनसंख्या में पिछड़ जाएंगे और मुसलमान राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। देखें अध्याय 8। यह किताब इसी दुष्प्रचार को समझने का एक प्रयास है, जो जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर रहा है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका ध्रुवीकरण कर रहा है। लेखक के अनुरोध पर 2 प्रतिष्ठित गणितज्ञ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह और KR मंगलम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय कुमार ने एक गणित मॉडल तैयार किया। यह मॉडल स्पष्ट तौर पर साबित करता है कि मुस्लिम आबादी कभी भी हिंदू आबादी से आगे नहीं जाएगी, चाहे जितने समय का हम हिसाब लगाएं। जनसंख्या का यह फ़र्क कभी शून्य नहीं होने जा रहा है। दरअसल यह फ़र्क लगातार बढ़ रहा है। चित्र 9.1 विस्तृत ब्यौरों के लिए परिशिष्ट 1 देखें। यह किताब हमें निम्न निष्कर्षों की ओर ले जाती है।
यह मान्यता सही है कि मुसलमानों में अखिल भारतीय जन्मदर देश के सभी संप्रदायों से ऊंची रही है। यह भी सही है कि जनसंख्यागत अनुपात में इसका असर पड़ा है। मुसलमानों की आबादी 1951 में 9.8% से 60 साल में बढ़कर 2011 में 14.2% हो गई है। दूसरी तरफ हिंदुओं की आबादी 84% से घटकर 79.8% हो गई है। हालांकि हकीकत बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे उस भड़काऊ अफसाने से एकदम अलग है कि जल्दी ही मुसलमान हिंदुओं से आगे हो जाएंगे और भारत में राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। अगर मुसलमानों की आबादी में 4% अंक की बढ़ोतरी में 60 साल लगे तो जाहिर है कि 40% अंक की वृद्धि में 600 साल लगने चाहिए। वह भी तब जब वृद्धि दर वही बनी रहे जो इन वर्षों में बनी रही है। गणितीय मॉडल परिशिष्ट 1 में साफ साफ दर्शाया गया है कि जल्दी की तो बात ही भूल जाइए, भारत में मुसलमान आबादी कभी भी हिंदू आबादी से आगे नहीं जा सकती। एक स्थापित तथ्य यह है कि भारत में मुसलमान परिवार नियोजन के उपाय अपनाते रहे हैं और तेजी से अपनाते रहे हैं। कई दशकों से आधुनिक परिवार नियोजन उपायों को अपनाने की उनकी दर हिंदुओं से तेज रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से यह पता चला कि पिछले 24 साल में मुस्लिम परिवारों की नई पीढ़ी ने परिवार नियोजन के मामले में अपने हिंदू भाइयों से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि उनके संख्या संबंधी आंकड़े अभी भी हिंदू परिवारों से पीछे हैं। यह भी गौर करना अहम है कि मुस्लिम प्रजनन दर में गिरावट भी हिंदू प्रजनन दर जैसी ही है और फर्क घटता जा रहा है। NFHS 1 के मुताबिक मुसलमानों की TFR 4.4 थी, जो NFHS 2 में घटकर 3.6 हो गई और NFHS 3 में फिर घटकर 3.4 हो गई। NFHS 4 के आंकड़ों में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रजनन दर में बड़ी गिरावट दिखती है। इसके मुताबिक मुसलमानों की TFR 2.61 और हिंदुओं की 2.13 है। TFR में अंतर 1.1 अंक से 0.8 अंक तक आ गया। अगले सर्वेक्षण में 0.8 अंक पर ही रहा और फिर मौजूदा 0.5 अंक पर गिरकर आ गया। ये चौथे सर्वे की अवधि के दौरान हुआ। हालांकि यह एकमत राय है कि इस्लाम जन्म नियंत्रण के अस्थायी उपायों मसलन नस्बंदी के खिलाफ है, लेकिन मुसलमानों में पुरुष या महिला नस्बंदी का अनुपात 20.8% काफ़ी है, जिससे पता चलता है कि वे परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने को तैयार हैं। मुसलमानों में कोई संगठित कोशिश ऐसी नहीं दिखी है कि हिंदुओं से आगे जाने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करो। किसी राजनीतिक साजिश की तो बात ही दूर है। इसके उलट दक्षिणपंथी संगठन हिंदुओं में यह डर फैलाने की कोशिश में लगे हैं कि मुसलमान संख्या में उनसे आगे बढ़ जाएंगे और भारत की राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। वे जनसंख्या युद्ध शुरू करने के लिए उन्हें ज़्यादा बच्चा पैदा करने को उकसा रहे हैं। हालांकि ऐसा प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है कि दक्षिणपंथी अपने मिशन में कामयाब हो पाए हैं। ऐसा कोई अध्ययन शायद नहीं हुआ है कि हिंदुओं की जन्म दर पर इस अपील का क्या असर पड़ा। अलबत्ता इसका असर समाज में हर जगह नफरत और ध्रुवीकरण के रूप में दिख रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर चुनावी नतीजों में दिखा है, जो शायद इस दुष्प्रचार का असली मकसद है। हमने यह भी पाया है कि परिवार नियोजन के लगभग सभी संकेतकों में हिंदू मुसलमानों के बाद दूसरे नंबर पर हैं और दोनों समुदाय एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, न कि उल्टी दिशा में। इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि को हिंदू बना मुसलमान मुद्दा बनाना बेहद नाजायज़ है। हमने बहुत विस्तार से यह भी देखा है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत वह तो इस अवधारणा का अगुआ है।
यह तथ्य इन वर्षों में धुंधला पड़ गया था क्योंकि इसके प्रति जागरूकता का अभाव है और कुरान और तथा हदीस की संकीर्ण व्याख्याएं चल रही थीं। सो आश्चर्य नहीं कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने परिवार नियोजन को सरकारी नीति की तरह अपनाया और ज़्यादातर मजहबी लीडरों की मदद से काफ़ी अच्छे नतीजे हासिल किए। मुसलमानों में परिवार नियोजन को प्रभावित करने वाली वजहें। पहला, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। भारतीय मुसलमानों को परिवार नियोजन से पीछे रखने वाली असली वजहें उनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और उनके मुद्दों पर गौर करने में सरकारी नाकामी है। जैसा कि अध्याय 4 में देखा गया है, मुसलमान शिक्षा, आमदनी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के मामले में दूसरे समुदायों से पीछे हैं। उनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन उनके बीच ऊंची जन्म दर की मुख्य वजह है। हालांकि इन समस्याओं पर गौर करने की सरकारी अधिकारियों की किसी कोशिश का बमुश्किल ही कोई सबूत मिलता है। यह दिलचस्प होता अगर जनसंख्या युद्ध भड़काने वाले दक्षिणपंथी नेता मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन और भारी गुर्बत के बारे में कुछ करते। इसके बदले हाल के वर्षों में हम लगातार मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक बाइकाट की वकालत करके उन्हें कमज़ोर करने की उनकी कोशिशें ही देखते सुनते हैं। देश के कानून में यह सब संज्ञेय अपराध है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले समूह ऐसे मैसेज बेरोक-टोक पोस्ट कर रहे हैं और सरकार की उदासीनता ऐसी जहरीली मुहिम में उन्हें मदद ही कर रही है, भले ही इन अपराधियों को उसका छुपा या खुला समर्थन न हो। भारतीय मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कुछ तो सुधार हुआ है। हालांकि सच्चर समिति की रिपोर्ट 2005-6 के मुताबिक यह सुधार मामूली है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक आर्थिक सुधार से भी निचले स्तर पर है। मुसलमानों के मद में विकास के कुछ ही संकेतकों में बेहद मामूली बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि शहरी इलाकों में SC/ST से ज़्यादा गरीब मुसलमान हैं और ग्रामीण इलाकों में OBC जातियों से ज़्यादा गरीब मुसलमान हैं। साथ ही सच्चाई यह भी है कि मुसलमान अगर अपने गृह शहर, कस्बे या गांव से पढ़ाई लिखाई के लिए दूर जाना चाहता है तो उसे घर से बाहर रहने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। दूसरे अल्पसंख्यक पिछड़े समुदायों के बरक्स मुसलमानों में गरीबी घटने की दर से यह तथ्य साफ साफ उजागर होता है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और विकास योजनाएं मुसलमानों तक या तो पहुंच नहीं पाती या फिर सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें सुविधाजनक तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। परिवार नियोजन उपायों के इस्तेमाल पर एक अध्ययन के मुताबिक ग्रामीण भारत में ज़्यादातर पुरुष परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते और उससे भी बढ़कर उसके फ़ायदों से अनजान हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। पर्याप्त जानकारी और दिशा निर्देश के बगैर परिवार के मुखिया तथा इकलौते फैसला लेने वाले पुरुष आमतौर पर महिला नसबंदी का ही विकल्प चुनते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। दूसरा, शिक्षा। कई मजहबी लीडर, खासकर स्थानीय इमाम जिनसे ज़्यादातर लोग प्रभावित रहते हैं, मानते हैं कि परिवार नियोजन इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई है, यह कोरा अज्ञान पर आधारित है। वैसे गर्भ निरोध के उपायों के इस्तेमाल की मुस्लिम समुदाय की इच्छा पर उनका असर सीमित है, लेकिन इसे भी आसानी से इस्लाम में महिला और बच्चों के अधिकारों की बात बताकर सुलझाया जा सकता है। इस अध्याय के बाद के पन्नों में संवाद रणनीति के तहत यह विस्तार से बताया गया है। शिक्षा या इल्म मर्द और औरत दोनों के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदारी माना जाता है। लड़कियों की शिक्षा तो खासकर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि औरतों के सशक्तिकरण से परिवार नियोजन के प्रति रुझान निर्णायक रूप से बदल जाता है। महिलाएं साक्षर और शिक्षित होंगी तो बड़ी संख्या में काम भी पाएंगी। इससे न सिर्फ उनकी शादी देर से होगी, बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता के साल भी कम हो जाएंगे। परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता।
इसके पर्याप्त सबूत हैं कि सामुदायिक स्तर पर लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता से हर कल्याण कार्यक्रम की स्वीकार्यता में बढ़ोतरी होती है। यह तथ्य है कि शिशु के जिंदा रहने और शिशु मृत्यु दर पर परिवार नियोजन की स्वीकार्यता का सीधा असर पड़ता है। यह आश्वस्त किया जाना चाहिए कि टीकाकरण और शिशु की जीवन रक्षा संबंधी दूसरे कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर उन इलाकों में ज़रूर चलाया जाए जहां मुसलमानों की घनी बस्ती है। ये योजनाएं आसानी से स्वीकार होंगी। यह भी दर्ज किया गया है कि जहां मां और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता कारगर रही है, वहां परिवार नियोजन की स्वीकार्यता भी ऊंची रही है। इसकी वजह है कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भरोसे और विश्वास पर आधारित होता है और डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की लोगों को सहमत कराने में किसी भी ओर से ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। यह आम जानकारी है कि दुर्भाग्य से डॉक्टर गांव और शहरों तथा कस्बों के पिछड़े इलाकों में तैनाती लेने से बचते हैं। घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके अमूमन पिछड़े होते हैं। ऐसे में यह पाया गया है कि उन इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में बड़ी संख्या में पद वर्षों से खाली पड़े रहते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के खराब प्रदर्शन के लिए इन केंद्रों में स्टाफ की कमी को काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है, न कि कार्यक्रमों को स्वीकार करने में समुदाय की हिचक। इस तथ्य से यह पुख्ता तौर पर साबित होता है कि परिवार नियोजन सेवाओं की मद में मुस्लिम समुदाय की अधूरी ज़रूरतें सबसे ऊंची 16.5% हैं। यह कतई सामान्य समझ की बात है कि पर्याप्त स्टाफ के बगैर कोई भी सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। परिवार नियोजन की बात तो दूर है। बेशक मौके पर पहुंचने वाले स्टाफ का प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है। यह साफ साफ जाहिर है कि चाहे स्टाफ पर्याप्त ही क्यों न हो, वह पूरी तरह प्रशिक्षित और परिवार नियोजन के मामले में हिचक रखने वाले समुदायों को समझाने के काबिल नहीं होता है, जब तक वे इस मामले में मुस्लिम समुदाय में हिचक की विचित्र समस्या और उसकी वजहों को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं होंगे और उनके पास उनकी हिचक को स्वीकार्यता में बदलने की यथासंभव रणनीति नहीं होगी। वे इस समस्या से कारगर ढंग से नहीं निपट सकते। परिवार नियोजन पर सही इस्लामी रुख को बताने वाले साहित्य का प्रकाशन वितरण होना चाहिए और उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि मुसलमान इस मामले में अपनी दुविधा को कारगर ढंग से दूर कर सकें। सिफारिशें। पहला, मुसलमान परिवार नियोजन को बेहद सक्रियता के साथ जरूर अपनाएं। यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार है और कि इस्लाम युवा लोगों से तभी शादी करने की उम्मीद करता है जब वे परिवार की देखभाल और उनकी सेहत, शिक्षा और आर्थिक खुशहाली की व्यवस्था करने के काबिल हो जाएं। देखें अध्याय 5। मुसलमान परिवार नियोजन उपायों का सक्रियता से इस्तेमाल करें। वे ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा करें और दोनों समुदायों के बीच प्रजनन जंग शुरू करने की दक्षिणपंथियों की बात पर गौर न करें। वे पूरे मन से लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, उनके हुनर को आगे बढ़ाएं और उनकी शादी तभी करें जब वे शरीर से परिपक्व हो जाएं और परिवार का बोझ उठाने के लिए आर्थिक रूप से काबिल हो जाएं। उन्हें यह जरूर याद रखना है कि संख्या के बदले गुणवत्ता पर जोर ही इस्लामी सिद्धांत है। दूसरा, मुसलमानों में ऊंची जन्म दर से कारगर ढंग से निपटने के लिए समस्या को पूरी तरह और गहराई से समझने की सबसे ज़रूरी है। इसके लिए हमें ज़रूरतों के आकलन की दरकार है, क्योंकि इस दिशा में बहुत थोड़े प्रयास किए गए हैं। मुसलमानों के असली या बेमानी डर और आशंकाओं सहित विकास में पिछड़ने की वजहों के विश्लेषण के लिए शोध किया जाना चाहिए। जानकारी के स्रोतों और लोगों की राय बनाने वाले नेताओं की पहचान अनिवार्य है जो मुस्लिम मन और आदतों को प्रभावित करते हैं। परिशिष्ट 2 में इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले विद्वानों की मदद के लिए शोध के कुछ मुद्दों की फहरिस्त तैयार की गई है। तीसरा, परिवार नियोजन में सांसदों विधायकों की दिलचस्पी बढ़ाई जाए। जैसा कि अध्याय 8 में देखा गया,
इस विषय में सांसदों विधायकों की दिलचस्पी बढ़ाने की ज़रूरत है। वे अपने क्षेत्र, राज्य और देश में परिवार नियोजन की स्थिति से हमेशा बेखबर रहे हैं। उन्हें निम्न कदम उठाने की दरकार है। गैर सरकारी और सिविल संगठनों से परिवार नियोजन के नए तरीकों और उत्पादों के बारे में अपडेट जानकारी लें। संसद विधानसभाओं में परिवार नियोजन की गंभीरता से वकालत करें, उससे संबंधित प्रासंगिक सवालों को उठाएं और उसे पार्टी घोषणा पत्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। संसद और विधानसभाओं में प्रासंगिक सवाल पूछें। सार्वजनिक मंचों से छोटे परिवार के फायदों के बारे में बोलें। परिवार नियोजन और शिक्षा, गरीबी, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच वगैरह के बीच रिश्ते को प्रचारित करें। कम से कम जिला सतर्कता, शिकायत और निगरानी समिति या किसी और प्रासंगिक समिति के जरिए परिवार नियोजन फंड का उचित इस्तेमाल करें। पंचायतों को सामुदायिक निगरानी के लिए तैयार करें ताकि परिवार नियोजन उपकरणों की उपलब्धता आश्वस्तकारक हो सके और दंपतियों को पहले बच्चे में देरी, दूसरे में अंतर और परिवार के आकार को सीमित रखने में मदद करें। चौथा, समुदाय के आचार व्यवहार में बदलाव लाने के लिए अभी तक किए गए प्रचार प्रसार के प्रयासों की समीक्षा भी की जानी चाहिए। परिवार नियोजन इसी तरीके का कार्यक्रम है और वह बड़े पैमाने पर संचार माध्यमों के समर्थन से ही कामयाब हो सकता है। इस मामले में हमारा प्रदर्शन ज़रूरत से काफ़ी कम रहा है। जैसा कि हमने बार बार देखा कि मुसलमान और हिंदुओं में यह भ्रामक जानकारी व्यापक है कि इस्लाम में गर्भ निरोध वर्जित है, लेकिन इस भ्रामक जानकारी को चुनौती देने के लिए शायद ही कोई कोशिश की गई है। इस दिशा में सरकार, एनजीओ, विद्वानों और दूसरों के द्वारा की गई कोशिशों और उसके नतीजों पर कोई अध्ययन बेशक काम का होगा। पहले की कोशिशों के नतीजों के आधार पर इस भ्रामक धारणा को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीति बनाई जा सकती है। उन संचार संवाद सामग्रियों की समीक्षा भी जरूरी होगी जो खासकर मुसलमानों के लिए प्रकाशित की गई। फिर यह समीक्षा भी की जानी चाहिए कि वह कितनी कारगर है। दुर्भाग्य से इस मामले में संचार और संवाद की कोशिशों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कोशिशें अभी तक मुस्लिम माहौल में बनी कुछ एक छोटी फिल्मों और कुछ पोस्टर तथा उर्दू विज्ञापन तक ही सीमित रही हैं। इस लेखक ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से यह जानने के लिए पत्र लिखा कि परिवार नियोजन के विषय में मुसलमानों के बीच भ्रामक जानकारी को दूर करने के लिए क्या विशेष कोशिशें की गई। मंत्रालय का जवाब इस प्रकार आया: मुस्लिम आबादी को बाखबर करने के विशेष प्रयासों के संबंध में यह कहा जा रहा है कि यह विभाग आम तौर पर आम आदमी को जानकारी देने के लिए सामग्री प्रकाशित करता है और कोई खास लक्ष्य समूह उसका मकसद नहीं होता। यह जवाब पहली नज़र में सेकुलर और राजनीतिक रूप से सही है, लेकिन यह सबको एक छड़ी से हाँकने वाला रवैया अवैज्ञानिक है, क्योंकि यह लक्षित समुदायों के वर्गीकरण के महत्व के उलट है। जैसा कि सामाजिक विपणन के विज्ञान से परिचित हर कोई जानता है और वांछित व्यवहारगत बदलाव के लिए हर तबके की खातिर विशेष संवाद रणनीतियां बनाने की ज़रूरत के खिलाफ है। अगर मुसलमानों में अपनी पहचान और वजूद को लेकर डर है, जो हालिया घटनाक्रम है, तो उसे दूर करना होगा। इसी तरह हमें उन हिंदुओं की आशंकाओं को दूर करना होगा जो परिवार नियोजन को अपने इस डर की वजह से विरोध करते हैं कि मुसलमान जल्दी ही संख्या में उनसे आगे निकल जाएंगे। उन्हें यह आश्वस्त करने की ज़रूरत है कि मुस्लिम समुदाय में परिवार नियोजन के प्रति कोई संगठित विरोध नहीं है। पाँचवां, पसंदीदा संवाद रणनीति। मुसलमानों को परिवार नियोजन पर अमल करने के लिए रजामंद करने का मसला बेशक संवेदनशील है, इसलिए संवाद रणनीति को रचनात्मक ढंग से तैयार करना होगा और उसका प्रचार करना होगा। जन्म नियंत्रण का सीधे सीधे उपदेश देने के बदले इस अवधारणा के तहत मुहिम तैयार करने की सलाह दी जाती है कि इस्लाम बच्चों के बीच अंतर, स्तनपान, बच्चों की उचित परवरिश, उनके स्वास्थ्य तथा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरतों, माताओं की सेहत के सरोकार जैसे मामलों की पूरी तरह समर्थन करता है। सलाह यह भी दी जाती है कि गर्भ निरोध
कि अस्थायी उपायों पर जोर देने के बदले इन्हीं मामलों के इर्द गिर्द मुहिम चलाई जाए, क्योंकि अस्थायी उपायों को हर हाल में इस्लामी न्यायविद खारिज करते हैं। वैसे यह रवैया देश में मौजूदा परिवार नियोजन नीति की लाइन में ही होगा, जिसमें फौरी बच्चों में अंतर करने के तरीकों पर ज़्यादा जोर है, न कि नस्बंदी पर। इस्लाम के सर्वकालिक और सार्वदेशिक स्वभाव में मुस्लिम गौरव को अपील करने वाली रणनीति अच्छी होगी, जैसे महिला और बच्चों के अनेक तरह के अधिकारों को मान्यता देने में उसकी अग्रणी भूमिका और उसका खाँटी आधुनिकतावाद, जिससे समय की ज़रूरत के अनुसार सुधार की गुंजाइश बनती है। अगर हम ऐसा रुख अपनाते हैं तो वह मुसलमानों के बीच बेहतर काम कर सकता है और उन्हें एहसास दिला सकता है कि इस कार्यक्रम के असली मालिक तो वे ही हैं। उन्हें बताया जाना चाहिए कि इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि इस्लाम ही परिवार नियोजन अवधारणा का अगुआ है, जबकि 1400 साल पहले जनसंख्या का कोई दबाव नहीं हुआ करता था। महिला अधिकारों, बाल अधिकारों, साक्षरता, शिक्षा, आमदनी बढ़ाने और देर से शादी के महत्व वगैरह की समग्र संवाद रणनीति बनानी जरूरी है। इस्लाम में महिला और बच्चों की सेहत और कल्याण के सरोकार और वास्तविक स्थितियों के बीच फ़र्क को भी बताया जाना चाहिए। यह फ़र्क उच्च शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, समय से पहले बच्चों का पैदा होना वगैरह में दिखता है। यह बेहद संवेदनशील विषय है, इसलिए संवाद रणनीति बहुत ही सतर्कता और सावधानी से तैयार की जानी चाहिए। रवैया भावनात्मक न होकर तर्कसंगत, उपदेशात्मक न होकर जानकारी वाला और सबसे बढ़कर समझाने वाला होना चाहिए। यह मौलानाओं की ओर से प्रतिक्रिया की आशंका को खत्म करने के लिए ज़रूरी है। कार्रवाई की संभावनाएं। मुसलमानों में परिवार नियोजन को लेकर भ्रामक धारणाओं को दूर करने के लिए निम्न कदम उठाए जाने का सुझाव है। पहला, ज़्यादातर मुसलमान किसी और भाषा से बेहतर उर्दू जानते हैं, इसलिए उनसे उस भाषा में संवाद करना जरूरी है जो वे समझते हैं। इसलिए इस बारे में जानकारी उन्हें नियमित रूप से उर्दू अखबारों, पत्रिकाओं और जर्नल में दी जानी चाहिए। इसके लिए योग्य और प्रतिष्ठित लेखकों की ज़रूरत है। लेखकों को खुद जानकार होने और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें प्रामाणिक साहित्य मुहैया कराया जा सकता है और सेमिनार तथा कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। दूसरा, इस मकसद के लिए खासकर प्रशिक्षित फील्ड स्टाफ की मदद से मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों, खासकर जनमत तैयार करने वालों के लिए विभिन्न स्तर पर बैठकों की आयोजन की ज़रूरत है। तीसरा, बेहद थोड़े से उदार उलेमा हैं जो परिवार नियोजन पर सच्चे इस्लामी रुख को समझते हैं और सार्वजनिक बहस के लिए खुले हैं। इन उलेमा की पहचान की जानी चाहिए ताकि वे लोगों को परिवार नियोजन के पक्ष में असली इस्लामी रुख के बारे में सक्रिय रूप से बता सकें। चौथा, फिलहाल व्यापक मान्यता यह है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है। इसे दूर करने के लिए खुली चर्चा, वाद विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरह सार्वदेशिक मान्यता को बहस में तब्दील करना, उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ना होगा जिससे लोगों को शिक्षा, सेहत और परिवार नियोजन के बारे में इस्लाम के सही रुख की जानकारी दी जा सके। पाँचवां, ऐसी बहस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर सेमिनारों का आयोजन किया जा सकता है, जहां विद्वान अपने शोध पत्र में कुरान और हदीस की आयतों का उदाहरण से यह दिखाएं कि इस्लाम परिवार नियोजन के हक में है। इन सेमिनारों का असर उपयोगी साबित होना तय है। 1989 में पटना में आयोजित पहला फ़िक़ही सेमिनार इसका मॉडल है, जिसका उदाहरण अध्याय 5 में बार बार दिया गया है। छठा, अनेक कामयाब कहानियां हैं जिनमें मुस्लिम एनजीओ और दूसरों ने परिवार नियोजन के लिए अच्छा काम किया है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अलावा दूसरी कामयाब कहानियों की पहचान की जानी चाहिए और प्रचारित किया जाना चाहिए। इनमें कुछ कामयाब कहानियों का दस्तावेज प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए तैयार किया जा सकता है और उसे प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रसारित किया जा सकता है। सातवां, मुस्लिम इलाकों में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है और उन्हें संवाद की कारगर तकनीक मुहैया कराने की ज़रूरत है।
8वां, मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मियों का समुदाय में अच्छा रसूख हो सकता है, इसलिए उनकी पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है और उन्हें ऐसे इलाकों में तैनात किया जा सकता है। अगर ज़रूरी हो तो कुछ खास इलाकों में प्रशिक्षित मुस्लिम कर्मियों की तैनाती के लिए विशेष भर्ती मुहिम चलाई जा सकती है। 9वां, मुस्लिम जनमत तैयार करने वाले उलेमा, पत्रकारों और विद्वानों को इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान और बांग्लादेश जैसे बड़े मुस्लिम देशों में कामयाब परिवार नियोजन कार्यक्रमों से वाकिफ़ कराया जाना चाहिए, ताकि वे भारतीय मुसलमानों में इस धारणा को दूर कर सकें कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है। उम्मीद है कि लेखों और बहसों की ऐसी जानकारी से जनमत तैयार करने वाले बहुत सारे लोग परिवार नियोजन के प्रति असली और जायज़ इस्लामी रुख की ओर झुक सकेंगे। 10वां, यह भी सुझाव है कि मुस्लिम देशों से उलेमा, वरिष्ठ पत्रकारों और विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या लेक्चर के लिए भारत में आमंत्रित किया जाए। इससे एक दूसरे देशों के बारे में जानकारी मिलेगी और भारतीय मुसलमानों को यह बेहतर समझने में मदद मिलेगी कि अगर इंडोनेशिया, ईरान और मिस्र जैसे देशों में मुसलमान खुशी खुशी इस्लामी पैमानों के भीतर परिवार नियोजन को अपना सकते हैं, तो भारतीय मुसलमान क्यों नहीं। 11, इसमें वक्फ बोर्ड केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। पंजाब वक्फ बोर्ड ने वाकई 1994 में इस्लाम में महिला और बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करके अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिसमें परिवार नियोजन के प्रति इस्लामी रुख की जांच परख की गई थी। सेमिनार में लगभग सभी शिरकत करने वालों, जिसमें ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के इमाम थे, का सकारात्मक रुख खुशी देने वाला था। उससे उत्साहित होकर इस लेखक ने, जो उस समय पंजाब वक्फ बोर्ड का प्रशासक था, उनसे आग्रह किया कि गुड़गांव जिले में पल्स पोलियो मुहिम में वे साथ दें। वे खुशी खुशी इसके लिए तैयार हुए और करीब 1000 इमामों को गोलबंद किया और उन्हें 300 टीमों में बांटा। उनकी यह कोशिश इतनी भारी कामयाब हुई कि वह जिला पल्स पोलियो अभियान में देश में सबसे ऊपर रहा और उन्हें उसके लिए काफ़ी तारीफ मिली। काफ़ी पढ़े जाने वाले इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में उनकी तारीफ की। 12वां, इस कोशिश में मुस्लिम नौजवानों को भी जोड़ना अच्छा विचार होगा, जिन्हें पोस्टर डिजाइन, नारे, गाने, तुकबंदियाँ वगैरह बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। उर्दू और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लेख और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। इससे शिक्षकों की एक श्रृंखला तैयार होगी जो इस संदेश को समुदाय में व्यापक स्तर पर ले जा सकते हैं। 13वां, अमूमन प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती और उसके अभाव में नकारात्मक प्रचार फैलता रहता है। इसलिए मुसलमानों के लिए कम से कम एक अच्छा संकलन तैयार करना जरूरी है, जिसमें इस्लामी धर्म सिद्धांतों की व्याख्या हो, जैसा कि अध्याय 5 में बताया गया है। इसका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है और स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर अलग से तथ्य जोड़े जा सकते हैं। SWOT, ताकत, कमजोरी, अवसर और जोखिम विश्लेषण परिशिष्ट 3 से पता चलता है कि अगर गंभीर और संजीदा कोशिश की गई तो ऐसी कारगर संवाद और प्रशासकीय रणनीति संभव है, जिससे मुसलमानों में एक वाजिब समय सीमा के भीतर परिवार नियोजन के प्रति सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। दरअसल भारत में परिवार नियोजन वाकई एक कामयाब कहानी है, जिसे हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता है। 1975 से 77 में इमरजेंसी के काले दौर में जबरन नसबंदी के 2 साल के अलावा यह छोटी छोटी पहल से स्वैच्छिक कार्यक्रम ही रहा है। इमरजेंसी के विरोध में यह कार्यक्रम राजनीतिक एजेंडे से पूरी तरह गायब हो गया और राजनीतिक नेताओं ने इस विषय से तौबा कर लिया। इस विषय पर संसद या राज्यों की विधानसभाओं में शायद ही कोई सवाल पूछा गया है। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बिना कोई भावना भड़काए चुपचाप अपने काम में जुटा रहा है। यह रणनीति कारगर साबित हुई है और हम बदलाव दर से ज़्यादा पीछे नहीं हैं। देश के लगभग 24 राज्य पहले ही TFR के बदलाव दौर में पहुंच चुके हैं। दरअसल कुछ राज्य तो उससे नीचे भी पहुंच चुके हैं। जनसंख्या स्थिरता अब नज़र आने लगी है। अगर पसंदीदा लक्ष्य
की ओर हमारा सामूहिक प्रयास बेरोक-टोक जारी रहा तो देश जनसंख्या लाभांश की फसल काटने की उम्मीद पाल सकता है और जल्दी ही चीन को विश्व आर्थिक महाशक्ति के पद से पीछे ढकेल सकता है। धन्यवाद।